हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का उड़ान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। माता सरस्वती आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। जिस परीक्षा की तैयारी के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, माँ सरस्वती आपकी उस सारी तैयारियों का आपको जो है वो अच्छा परिणाम दे। ठीक है, चलिए आज की इसी श्रृंखला में MCQ सीरीज में हम शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में, जहां पर टॉपिक जो है वो रिवाइज भी हो सकते हैं। कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में नए टॉपिक को समझने में आसानी होगी। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी संधि से पूछा गया है। क्या पूछा है, निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी है। निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए कहता है क्या ये स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर बी कहता है क्या ये व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर सी कहता है क्या ये विसर्ग संधि है, या ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहली बात कि हम संधि को क्या कहते हैं, वर्ण अक्षरों का मेल कहते हैं। और हिंदी भाषा में संधि नहीं होती। हम हिंदी भाषा में क्या करते हैं, हिंदी भाषा में अल्प प्राण को महाप्राण में, महाप्राण को अल्प प्राण में, दो वर्ण एक जगह आए तो एक वर्ण को लुप्त कर देते हैं। अपने अनुसार स्वर के वर्ण के परिवर्तन कर दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम जो संधि की प्रक्रिया को विद्यालय स्तर पर पढ़ते हैं वो संस्कृत में होने वाली संधि होती है। क्यों, क्योंकि संधि केवल तत्सम शब्द के मध्य पाई जाती है। संस्कृत की संधि जो स्वर व्यंजन विसर्ग है, संधि की प्रक्रिया केवल उन्हीं में पाई जाती है। हिंदी भाषा में संधि नहीं होती। अब ही से अभी, जब ही से जब ही, रात जगह को रत जगह, हाथ कड़ी को हथकड़ी, पानी घाट को पनघट कहते हैं, लेना देना से लेन देन हो जाता है, उत्तरखंड उत्तराखंड बन जाते हैं, है ना। एक तार से बना एक तारा हो जाता है ना। समुद्र से समुंदर हो जाता है। हम अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों को बदलकर प्रयोग करते हैं। पर चूंकि 60% वर्ड्स हम तत्सम के इस्तेमाल करते हैं, इसलिए संस्कृत में होने वाली प्रक्रिया के आधार पर हम यहाँ स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों संधि को पढ़ते हैं। तो स्वर संधि क्या होती है, दो स्वरों के मेल से स्वर वर्ण में अगर कोई परिवर्तन हो तो उसे स्वर संधि कही जाती है। लास्ट लेक्चर वीडियो में मैंने आपको कुछ छोटे छोटे इसके जो तरीके हैं समझने का वो मैंने आपको बताया था। यदि पहले शब्द का अंत एक हलंत वाले वर्ण व्यंजन से हो, होने वाली संधि स्वर या व्यंजन से है, और परिवर्तन अगर व्यंजन में होती है तो उसे व्यंजन संधि कही जाती है, जिसकी पहचान होती है एक अर्धाक्षर एक पूर्ण अक्षर वाले उदाहरण भी वहाँ देखने को मिलते हैं। पहले शब्द का अंत विसर्ग हो, होने वाली संधि स्वर और व्यंजन हो, और उनके मिलने से विसर्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। तो निराधार कह रहा है तो यहाँ पर हमारे लिए आपका विसर्ग संधि होगा। अब आप बोलेंगे कि निराधार में विसर्ग संधि कैसे होगी, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कहता है कि विसर्ग से पहले यदि हमारे लिए आपके अ और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर की मात्रा हो, विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर की मात्रा हो, होने वाली संधि किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण हो, या तो हमारे लिए य, र, ल, व हो, या हमारे लिए स्वर हो, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में विसर्ग जो है हलंत वाले र में बदल जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर संधि क्या होगी, निह धन आधार होगा, है ना, निह धन आधार। अब देखिए, अगर र में बदलने के बाद में अगर वो व्यंजन वर्ण से मुलाकात करेगा तो ये हलंत वाला र आरेफ वर्ण में बदल जाएगा। लेकिन अगर इसी हलंत का मुलाकात स्वर से होगा तो स्वर इस वर्ण को क्या कर देगा, पूरा कर देगा, है ना। और निह आधार से यहाँ हमारे लिए विसर्ग से पहले अ का स्वर है, होने वाली संधि अ से शुरू हो रही है, इसलिए विसर्ग खुद को किस में बदल देता है, र में। तो निह से क्या बन जाता है, निर, और इधर क्या हो गया हमारे लिए, आधार। अब सिचुएशन क्या कह रहा है कि व्यंजन है और ये स्वर है, इसलिए निह आधार से क्या बन गया, नीराधार। और ये कौन सी संधि हो गई, ये हमारे लिए विसर्ग संधि हो जाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित शब्द में से किस में व्यंजन संधि है ना। निम्न में से किस में हमारे लिए व्यंजन संधि है कहता है। तो निम्न में
किसमें व्यंजन संधि है कहता है, तो सबसे बड़ी बात सप्तऋषि से सप्तर्षि कह रहा है, ये हमारे लिए आपकी गुण स्वर संधि है। निर आधार से निराधार कह रहा है, ये विसर्ग संधि है। हिम आलय से हिमालय कह रहा है। तो व्यंजन संधि की पहचान क्या है कि व्यंजन संधि में पहले शब्द का अंत यदि व्यंजन वर्ण से हो जो हलंत हो, यदि होने वाली संधि स्वर है या हमारे लिए व्यंजन है, तो जो भी परिवर्तन किस में करेगा, व्यंजन वर्ण में, तो वहां पर होती है व्यंजन संधि। दूसरी बड़ी बात, अगर इस व्यंजन के बाद में व्यंजन आता है तो वर्ण क्या हो जाता है, अधूरा हो जाता है। वर्ण अधूरा होता है तो एक आधा, है ना, एक आधा और एक पूरा, एक आधा व एक पूरा वर्ण, एक आधा एक पूरा वर्ण, मतलब कि डेढ़ वर्ण वाले उदाहरण होंगे। लेकिन अगर यही व्यंजन स्वर से मुलाकात करेगा तो वर्ण जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब सत्कार कह रहा है तो यहाँ पर सत धनकार अगर कह रहा है तो सत्कार से सत धनकार कह रहा है, तो सत्कार यही हमारे लिए कौन सी संधि है, व्यंजन संधि की कैटेगरी में आती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है पर्याधन वर्ण, ऑप्शन बी कहता है परिधन आवरण, ऑप्शन सी कहता है परिध धन आवरण, ऑप्शन डी कहता है परिधि धन आवरण। यहाँ पर है हमारे लिए आपका यण स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि है यहाँ, यण स्वर संधि। ठीक है ना, कौन सी संधि, यण स्वर संधि। और सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे लिए यज्ञ का यह है ना, और उसमें आरिफ वर्ण अधूरा। मैंने पहले ही बताया था कि यण स्वर संधि कैसे बनती है, गुण की प्रक्रिया को पलटने से, गुण की प्रक्रिया पलटने पर, है ना, गुण की प्रक्रिया को पलटने पर बन जाती है हमारे लिए यण स्वर संधि। ठीक है। दूसरी बड़ी बात कि य और व के पहले आने वाला वर्ण क्या होता है, अधूरा होता है ना, ये सबसे बड़ी इसकी पहचान है। ठीक है। अगली बड़ी बात कि हमारे लिए त्रिशूल का त्र वाला उदाहरण भी आपके क्या होते हैं, यण स्वर संधि होते हैं, है ना, ये हमारे कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब यहाँ हमको कैसे पता चल रहा है कि पर्यावरण हो रहा है, देखो संधि विच्छेद करके देखेंगे। जब हम देखते हैं परिधन आवरण, है ना, परिधन आवरण, यहाँ से हमने देखा प के साथ में है अ, ठीक है ना, और र के साथ में है छोटा ई की मात्रा, और यहाँ से क्या है हमारे लिए आवरण। अब क्या हुआ, पहले शब्द का अंत है ई, दूसरे शब्द की शुरुआत है आ से, ई और आ ने क्या बनाया, ईया। अब उतार दिए यहाँ पर से हमारे लिए पर, और यहाँ पर हो गया हमारे लिए वर्ण। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कि यहाँ से हमारे पास व्यंजन मिल रहा है और यहाँ हलंत वाला र है। अब ये हलंत वाले र के बाद में स्वर नहीं है, इसलिए यह आरिफ वर्ण में बदला और परि आवरण से पर्यावरण हो गया। तो परि आवरण से बन गया हमारे लिए आपका कौन सा एग्जाम्पल, पर्यावरण, और यही है हमारे लिए यण स्वर संधि का एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, सतचरित्र में संधि का उदाहरण कौन सा है? सतधन चरित्र से बना हुआ सतचरित्र किस संधि का उदाहरण है? स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या दीर्घ स्वर संधि है? सबसे पहली बात यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यंजन संधि है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास संधि में क्या होगा, व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाएगा, तो जैसे कि उन्नति कहता है ना, जैसे कि हमारे लिए सज्जन कहता है। ठीक है। इसी प्रकार पट्टिका कहता है, तो एक आधे एक पूरे वाले उदाहरण होंगे। और जहाँ वर्ण पूरा होगा, जैसे कि वाक ईश से वागीश बना, जगत ईश से जगदीश बना, ये कब होगा, जब इसमें स्वर का प्रयोग होगा। तो व्यंजन के साथ जब स्वर मिलेगा तो इस प्रकार के उदाहरण होंगे, और व्यंजन के बाद अगर व्यंजन मिलेगा तो डेढ़ वर्ण वाले उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि हम जो सत चरित्र कह रहे हैं, ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। सत धन चरित कहता है, ये कौन सा उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। यदि संधि करते समय हलंत वाले त के बाद में च, ज, ट, ड और लट्टू का ल आता है, ठीक है ना,
संधि करते समय हलंत वाले त के बाद में च, ज, ट, ड, ल आता है। तो ये जिस भी वर्ण अक्षर से मिलेगा खुद को उसी वर्ण के आधे अक्षर में बदल लेगा। यदि च से मिलेगा तो आधा च हो जाएगा, है ना। ज से मिलेगा तो आधा ज हो जाएगा, ट से मिलेगा तो आधा ट, ड से मिलेगा तो आधा ड, और ल से मिलेगा तो आधा ला। इसलिए शरत चंद्र से शरत चंद्र, उसी प्रकार उच्चारण से उच्चारण, सतचरित्र से सच्चरित्र, सतजन से सज्जन, पतटीका से पट्टिका, उतडयन से उड्डयन और ततलय से तल्लय हो जाता है। और ध्यान रखिएगा बेटा, जो चीज़ मैं बता रही हूँ इसमें ध्यान रखिएगा कि जो भी हम एग्जाम्पल प्रयोग कर रहे हैं तो इस व्यंजन संधि के अंतर्गत हम देख रहे हैं तो ये अघोष व्यंजन संधि की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में? अघोष व्यंजन संधि। क्योंकि अघोष वर्ण क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरे वर्ण को अघोष वर्ण कहते हैं, और जिस वर्ण में परिवर्तन हो रहा है वो वर्ण ही तो बदल रहा है, इसलिए यह नियम अघोष व्यंजन संधि की कैटेगरी में आता है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, मतैक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ है, यण है, गुण है या वृद्धि है? ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सब हमारे लिए स्वर संधि के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? स्वर संधि के। स्वर संधि क्या होती है? पहले शब्द का अंत स्वर हो, होने वाली संधि भी स्वर हो, और जो भी परिवर्तन होगा स्वर में होगा, तब ऐसी संधि को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। अब इस स्वर संधि के अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो स्वर संधि की हिंदी में 5 प्रकार होते हैं, है ना। लेकिन अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में स्वर संधि के 8 प्रकार होते हैं, है ना। इन्हीं में से प्रश्न पूछा है कि मतैक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है या यण स्वर संधि है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वृद्धि स्वर संधि आएगा। क्यों? यदि अ, ई, उ और ऋषि के री के बाद में फिर से अ, ई, उ और ऋषि का री आता है तो इनके मिलने से दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ ऋषि का री हो जाता है। तो ये होती है हमारे लिए दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है। दूसरा, जब 2 अलग वर्ण मिलते हैं अ के साथ में, यदि हमारे लिए ई है ना, हमारे लिए उ है, हमारे लिए ऋषि का री है, तो अ और मिल के हमारे लिए ए हो जाते हैं, अ और उ मिल के हमारे लिए ओ हो जाते हैं, अ और री मिलकर हमारे लिए अर बन जाता है। यदि यहाँ हमारे लिए आपका एक और वर्ण आता है री, है ना, अगर हमारे लिए एक और वर्ण आता है जिसका नाम है री, तो यही हमारे लिए आपके अल बन जाते हैं। ठीक है। और ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है? ये है हमारे लिए गुण स्वर संधि। ठीक है ना। तो मैं क्या बता रही हूँ, when two equal small letter make a new one capital letter, when two small letter make a new one capital letter, तो वहाँ पर हमारे लिए गुण स्वर संधि होती है कि 2 समान वर्ण अक्षर मिलकर यदि दीर्घ की मात्रा में बदल जाएं तब वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। दूसरा, when two different type of letter make a new one letter, कि जब 2 अलग अलग स्वर मिलते हैं और उनके मिलने से यदि एक नए स्वर वर्ण का विकार उत्पन्न होता है तो गुण स्वर संधि कहलाती है। ठीक है। दूसरी बड़ी बात यही गुण स्वर संधि से बनकर आया हुआ वर्ण, यही गुण स्वर संधि से बनकर आया हुआ वर्ण यदि हमारे लिए आपके मिलता है और मात्रा में वृद्धि कर देती है कि ए हो जाता है ए में और ओ हो जाता है हमारे लिए औ में, तब यही होती है हमारी कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि की प्रक्रिया से निर्मित वर्ण अक्षर, गुण स्वर संधि की प्रक्रिया से निर्मित वर्ण अक्षर यदि अ और आ से मिलता है और उनकी मात्रा वृद्धि कर जाती है तो वृद्धि स्वर संधि होती है। डाउट कहता है कि दीर्घ का मतलब और वृद्धि का मतलब भी तो बढ़ना है, पर दीर्घ में इक्वल लेटर्स होते हैं और वृद्धि में डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर होते हैं। दूसरी बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारी दीर्घ स्वर संधि है वो हमेशा किसके मध्य होगी? सजातीय स्वर के मध्य पाई जाएगी।
क्लियर हो गया। और जो गुण स्वर संधि है और आपकी वृद्धि स्वर संधि है, ये हेट्रोजेनियस वॉवेल्स मतलब कि आपके होमोजेनियस वॉवेल्स में दीर्घ है, और विजातीय मतलब कि हेट्रोजेनियस वॉवेल्स में हमारे लिए आपके गुण और वृद्धि स्वर संधि पाई जाती है। क्लियर हो गया। और इस सिचुएशन में जो भी वर्ण की मात्रा बन रही है ना, वो शब्द के दूसरे या शब्द के तीसरे, है ना, वर्ण के ऊपर की मात्रा होगी। वर्ण के ऊपर की क्या होगी? मात्रा होगी, है ना। अब यही एग्जाम्पल में क्या दे रहा है, देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है। एग्जाम्पल में दिया है मतैक्य। ए से बना हमारे लिए ए से बना ए, तो क्या बना? मत धन ऐक्य से क्या बन रहा है हमारे लिए? मतैक्य। कैसे बन रहा है? मत धन ऐक्य कह रहा है, ठीक है ना। मत कह रहा है तो त के साथ में है हमारे लिए अ, और यहाँ गुण स्वर संधि से आया हुआ ए है। अ और ए मिल रहे हैं तो ए बन रहा है। यहाँ पर हमारे लिए मत है, यहाँ हमारे लिए क्या है? आपका मत है, ठीक है। ये हुआ मत और ये हुआ हमारे लिए क्या। अब ये ए की मात्रा इस रूप में हो गई, किसके ऊपर? त के ऊपर, तो मत ऐक्य से बन गया मतैक्य। क्लियर हो गया। तो ये हो गई हमारे लिए वृद्धि स्वर संधि। तो देखना आप एग्जाम्पल में, जैसे विद्यालय, हरीश, भानुदय, मातृण पितृण कहता है, शिवालय कहता है, गिरीश कहता है, इसी प्रकार लघुर्जा कहता है और आपकी भातृण कहता है। इसी रूप में देखिए, अगर आपका कहता है महेंद्र कहता है, प्रभोदय कहता है, राजर्षि महर्षि कहता है, तवल्लकार कहता है, तो गुण स्वर संधि है। और इसी रूप में अगर सदैव, मतैक्य, है ना, ममैक कहता है, वनौषधि कहता है ना, उसी प्रकार हमारे लिए परमौषधि कहता है, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यण स्वर संधि क्या कहता है? गुण की प्रक्रिया को पलट दिया जाए तो ई और अ मिलते हैं तब हमारे लिए बन जाता है ईया, है ना। री और अ मिलते हैं तब बन जाता है र, री और अ मिलते हैं तब बन जाता है ल, और ऊ के साथ में यदि अ मिलता है तो बन जाता है उआ। ये किस संधि का उदाहरण है? ये हमारे लिए यण स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि मैंने पहले ही बताया कि य और व के पहले का अक्षर यदि अधूरा होगा तब हमारे लिए आपकी यण स्वर संधि होगी। और अयादी स्वर संधि में क्या होता है? अय, आय, अव, आव, इसी प्रकार आई, है ना, और इसी प्रकार आवू, इस ध्वनि वाले शब्द का निर्माण होता है। किसकी प्रक्रिया को पलटने से? वृद्धि स्वर की प्रक्रिया को पलटने से। वृद्धि स्वर की प्रक्रिया को पलटने पर, है ना, कौन सी संधि बनती है? आपकी अयादी स्वर संधि बनती है। और इस तरह हमारे पास दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी बोल के हिंदी में 5 प्रकार की संधि हो जाती है। इस संधि को हम और क्या कहते हैं? इसे चतुष्टय स्वर संधि भी कहते हैं। इसे चतुष्टय स्वर संधि के भी नाम से इसको बेटा क्या किया जाता है? पुकारा जाता है, ठीक है। बाकी संस्कृत में इनके अलावा 3 संधि और होती है, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। चूंकि उसके कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हिंदी भाषा में आपके विसर्ग संधि के साथ में, कभी कभी व्यंजन संधि के साथ में टकराते हैं, इसलिए उस संधि को स्किप करके हम केवल 5 प्रकार की स्वर संधि हिंदी भाषा के अंतर्गत पढ़ते हैं। इट दैट क्लियर? चलिए अब आते हैं आगे, क्वेश्चन में क्या पूछता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, वाक्य में रेखांकित शब्द के विशेषण है ना, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक है या सर्वनामिक विशेषण है। सबसे पहली बात, विशेषण क्या है? विशेषण एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो विशेष्य कौन है? जिसकी विशेषता बताई जाए। तो विशेषण विशेषता बताता है और विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए,
ठीक है ना, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, अब इस आधार पर क्या करते हैं कि हर परिस्थिति में क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और क्या करता है, संज्ञा की व्याप्ति, संज्ञा जो एक्सप्लोर फॉर्म में थी, संज्ञा की व्याप्ति जो एक्सप्लोर फॉर्म में थी उसको लिमिटेड करती है, मतलब संज्ञा की व्याप्ति को क्या करती है, मर्यादित करती है। और ये आपके जो विशेषण हैं कितने प्रकार के हैं, मूल रूप से 4 प्रकार का विशेषण है। सबसे पहला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। किसी भी संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, स्वाद, गंध, दशा, दिशा, स्थिति, अवस्था, है ना, ध्वनि, स्पर्श संबंधी अगर विशेषता बताए तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव मतलब कि गुणवाचक विशेषण होते हैं, और सबसे ज्यादा इन्हीं की संख्या मानी जाती है। दूसरा है संख्यावाची विशेषण, जहां किसी संज्ञा की विशेषता अगर उसके गिनती यानी कि संख्या के आधार पर बताई जाए तो संख्यावाची विशेषण होते हैं, है ना। इस संख्यावाची विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। वैसे ही आपका मात्रा, नाप, तौल, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, मोटाई, दूरी, है ना, लीटर, मीटर, किलोमीटर, ये जितने भी आपके मेजरमेंट वाले होते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया। और आधा लीटर दूध कह रहा है तो मेजरमेंट है, इसलिए परिमाणवाचक होगा। अगर कहता है आधा लीटर, आधा इंच, 1 फीट कहता है, 1 एकड़ कहता है, 5 पाव कहता है, 200 ग्राम कहता है, तो सब परिमाण है। लेकिन अगर कहता है मात्रा निश्चित नहीं है, थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया कहते हैं, 1 चम्मच शक्कर और बढ़ा दो कहते हैं, तो जहाँ संख्या निश्चित है, गिनती की, मेरे कक्षा में 50 छात्र हैं तो निश्चित संख्या है, 50 किलो कहता है तो निश्चित परिमाण है, 2 लीटर, आधा किलो, 2.5 किलो कहता है तब निश्चित परिमाण है। लेकिन सभी बच्चे चले गए कहता है, या बकरी सारा दूध पी गई कहते हैं तो अनिश्चित परिमाण है। क्लियर हो गया। तो जहाँ संख्या गिनती है वहाँ संख्यावाची, नाप तौल है तो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। और आधा लीटर दूध कहते हैं तो आधा लीटर मेजरमेंट है ना, इसलिए परिमाणवाचक। और सर्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जब कोई संज्ञा शब्द से पहले विशेषण का शब्द, जब किसी संज्ञा शब्द को के पहले कोई सर्वनाम का शब्द आ जाए और निर्देश और संकेत देकर उस संज्ञा की विशेषता बताने लग जाए, तो जब एक सर्वनामिक विशेषण का काम करे तो सर्वनामिक विशेषण होता है। वह नौकर आज नहीं आया है ना, ये आदमी भला मानस है, तब हमारे लिए आपके सर्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। यथार्थ में कौन सी संधि है, दीर्घ है, यण है, गुण है या वृद्धि है। सबसे पहली बात यहाँ दिख रही है आके आ की मात्रा, तो यथा धन अर्थ कह रहा है, यथा धन अर्थ कह रहा है। अब आपका दिमाग का कंफ्यूजन कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यदि हम अ के बाद में अ को मिलाते हैं तो 2 समान वर्ण अक्षर, अब आपका दिमाग कहते हैं यहाँ तो दीर्घ है, तो देखिए कभी कभी एक लघु के साथ में दूसरा भी लघु होता है, कभी पहले शब्द का अंत दीर्घ होता है, दूसरे की शुरुआत लघु होती है, कभी पहला लघु होता है, दूसरे की शुरुआत दीर्घ होती है, कभी दोनों लघु होते हैं तो दोनों दीर्घ होते हैं, पर शर्त है कि समान वर्ण अक्षर का होना जरूरी है। सत्य असत्य से सत्यासत्य, विद्या अर्थी से विद्यार्थी, वैसे ही यथाधन अर्थ कह रहा है। अब यथ के साथ में क्या है, यहाँ पर आ की मात्रा है और यहाँ पर क्या है, अर्थ में अ है। इन दोनों को जब हम देखते हैं तो दोनों क्या बनाते हैं, दीर्घ आ की मात्रा। अब यहाँ से हमारे लिए यथ हुआ और यहाँ अर्थ हुआ। अब यहाँ य से मात्रा बदल गई आ में, तो यथा अर्थ से बन गया यथार्थ, है ना। उसी प्रकार जल आशय से जलाशय, महाआलय से महालय, उसी प्रकार विद्या आलय से विद्यालय। तो कौन सी संधि होगी, यहाँ पर होगी हमारे लिए दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि की पहचान है किसी शब्द के बीच में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ऋषि करी आता है, तब वहां पर हमारे लिए दीर्घ स्वर संधि होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्य में किस अव्यय से पूरा होगा, आज धन, खाली स्थान, कोई नहीं पूछता। अब यहाँ पर है आपका एक अविकारी शब्द। कैसा है, एक अविकारी शब्द। इस अविकारी शब्द को ही क्या कहा जाता है, इसे अव्यय कहा जाता है। तो आज धन
साथ तक को कहाँ, इसमें से और आपके के बिना, इसमें से कौन सा आएगा? तो इसमें आएगा आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। और ये किस प्रकार का अव्यय है? ये है हमारे लिए संबंध बोधक अव्यय। अब आप कहेंगे कि संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? तो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर, संज्ञा शब्द या सर्वनाम के बाद आकर दूसरे पदों से उसके संबंध को बताने वाले को संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। तो संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर दूसरे पदों से उसके संबंध को बताने वाले को संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि ये संबंध बोधक अव्यय, ध्यान रखिएगा कि आपके जब प्रयोग किए जाते हैं तो इसके रूप के आधार पर प्रयोग अलग होते हैं और अर्थ के आधार पर इसके प्रयोग जो है वो अलग होते हैं। जब ये संज्ञा शब्द के साथ में आता है, तो संज्ञा शब्द के साथ में आता है तो हम का के की लगा देते हैं। यहाँ पर हम का के और की का प्रयोग करते हैं। मोहन के आगे, राधा की माँ, वृक्ष के नीचे, है ना। लेकिन अगर वो सर्वनाम शब्द होता है, अगर वो सर्वनाम शब्द होता है तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? विकार उत्पन्न हो जाता है। तो सर्वनाम शब्द होता है तब भी हम इसमें लगाते हैं, जैसे कि इसका, इसके, इसकी। और अगर मेरा कहते हैं, हमारा कहते हैं, तुम्हारा कहते हैं, है ना, तो मेरा, तुम्हारा, हमारा कहते हैं। तो सर्वनाम शब्द के साथ में इसमें विकार, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे बाद, है ना, मेरी माँ, मेरी मौसी, मेरा भाई कहेंगे, इसका आगे, इसके मामा, इसकी किताब, इसका घर कहेंगे। और संज्ञा है तो राम के आगे, मोहन के बिना, वृक्ष के नीचे, हवा के बिना, धन के बिना, इस प्रकार प्रयोग है। तो यहाँ पर होगा हमारे लिए संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शब्द जब वाक्य में प्रयोग होने की योग्यता को प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे वाक्य कहते हैं? क्या उसे ध्वनि कहते हैं? क्या उसे पद कहते हैं? क्या उसे समास कहा जाता है? आंसर होगा हमारे लिए पद। अब ध्यान से सुनिए क्या, जब वक्ता के मुख से श्रोता के कानों तक वायु तरंगों के माध्यम से कोई आवाज पहुंचती है तो उसे ध्वनि कही जाती है। इसी ध्वनि को एक ऐसी शैली या प्रक्रिया जिसमें ध्वनि संकेतों को एक चिन्ह प्रदान कर दिया जाता है, आड़ा, तिरछा, खड़ा, वक्र आकार, जिससे उसकी पहचान हो जाती है, तो वो हमारे लिए लिपि का प्रक्रिया कहलाती है। लिपि में दिखाई देने वाले सांकेतिक चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। इस वर्ण के तीन हिस्से हो जाते हैं, एक हो जाता है स्वर वर्ण, एक हो जाती है हमारे लिए अयोग वाह वर्ण, ठीक है, और एक हो जाती है हमारे लिए व्यंजन वर्ण, है ना। जब इन्हीं को हम क्या करते हैं? संयुक्ताक्षर। इन्हीं को हम क्या करते हैं? संयुक्ताक्षर करते हैं। तो स्वर और व्यंजन जब एक दूसरे से मिलकर संयुक्त हो जाते हैं तो यहाँ पर उनका संयुक्ताक्षर में संयोग होता है। कभी ये प्रथम संयोग करता है जिसे हम कहते हैं आपका संयुक्त ध्वनि, कभी ये मध्य में संयोग करता है जिसे हम कहते हैं संपृक्त ध्वनि, कभी दो स्वर एक जगह आ जाते हैं या एक व्यंजन जो है वो दो बार एक जगह आ जाते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन प्रयोग या स्वर गुच्छ कहा जाता है। और इन्हीं से जब एक सार्थक तत्व की प्राप्ति होती है, इन्हीं से जब एक सार्थक तत्व की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, तो सार्थक तत्व जो प्राप्त होता है उसे कहा जाता है शब्द। जब तक ये शब्द किसी संग्रह के भीतर है, जब तक ये शब्द किसी संग्रह के भीतर है, किसी कोश के भीतर है, तब तक वो केवल शब्द है, तब तक वो केवल शब्द है। लेकिन वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता प्राप्त करके जब उस शब्द को उस कोश से कहाँ लाते हैं? बाहर। जब उस शब्द को कोश से बाहर लाते हैं, जैसे कि राम, मोहन, कृष्ण, राधा, सीता, मीरा, गीता व्यक्ति विशेष का नाम है। उसी प्रकार गंगा, हिमालय, कृष्णा, कावेरी नदी का नाम है। सतपुड़ा, मैकल पर्वत, माउंट एवरेस्ट पर्वत, कंचनजंगा कहते तो पर्वत का नाम है ना। अब इसी प्रकार अगर हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि हिमालय पर्वत से गंगा नदी प्रवाहित होती है,
या राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है, मोनिका सबसे खूबसूरत बच्ची है कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में वाक्य में वो सभी किसका काम कर रहे हैं? एक संज्ञा का काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है? तो नाम बताएगा तो संज्ञा हो जाएगा, बदले में आएगा तो सर्वनाम हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वाक्य में जब प्रयोग होने की योग्यता को प्राप्त कर ले तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द के बाहर आकर जब इसका प्रयोग करने के लिए इसे कोश से बाहर लाते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? शब्द पद कहा जाता है। ठीक है, तो ये है फोनोलॉजी या फोनेटिक्स, और इसको कहते हैं इटमोलॉजी, और इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और इसी मॉर्फोलॉजी में आप 4 टाइप ऑफ डिक्लिनेबल वर्ड्स एंड 4 टाइप ऑफ इनडिक्लिनेबल वर्ड्स को पढ़ते हैं। मतलब कि 4 प्रकार का विकारी शब्द, नाम है तो संज्ञा, बदले में है सर्वनाम, विशेषता बताई विशेषण ने, क्या करते हैं वो क्रिया। अब अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिस पर परिवर्तन नहीं होता, वचन, लिंग, काल, पुरुष किसी के अनुसार, तो उसे अविकारी कहते हैं। क्रिया की विशेषता है क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर पद से संबंध जोड़ रहा है तो संबंध बोधक, 2 शब्द पदों को वाक्यांशों को जोड़ रहा है तो संयोजक, और मन स्थिति का बोध कराता है तो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। इन्हीं को विकारी और अविकारी बनाने के लिए वचन, लिंग, काल, कारक रचनाओं का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। तो आंसर क्या होगा हमारे लिए? पद। क्लियर हो गया। और शब्द पद को जब हम करते हैं तो शब्द पदों को जब संयुक्त किया जाता है तो एक वाक्य के अंश का जन्म होता है ना। तो जब ये शब्द पद बंध जाते हैं तो शब्द पद बंधते हैं तब उसे कहते हैं पदबंध। जब शब्द पद एक दूसरे से बंधने लगते हैं तो पदबंध होता है। पद जब बंध जाते हैं तो वाक्य का एक अंश बनता है जिसे वाक्यांश कहते हैं, और जहाँ संपूर्ण कथन होता है उसे ही वाक्य कहा जाता है। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन में आते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अब निजवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनामिक शब्द में वक्ता, श्रोता और विषय, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसका बोध कराएंगे? अपनेपन का। जिस सर्वनामिक शब्द में व्यक्ति अपनेपन का बोध कराए, तो जिस सर्वनामिक शब्द में अपनेपन का, अपनी निजता का बोध हो, है ना। तो जिस सर्वनामिक शब्द के द्वारा वक्ता, श्रोता और विषय अपनेपन का बोध कराए या अपनी निजता का बोध कराए, खुद को रिफ्लेक्ट करे, तो वहां पर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो इसमें कौन से वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है? यह मेरी निजी पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी कहता है आप आज अपनापन कहाँ है। ऑप्शन सी कहता है अपनों से क्या छिपाना, और ऑप्शन डी कहता है आप भला तो जग भला। अब देखिए, यह मेरी निजी पुस्तक है कह रहा है, तो ये हमारे लिए आपका कौन सा सर्वनाम हो रहा है? ये हो रहा है हमारे लिए निश्चित सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जब किसी पास या दूर में रहने वाले वक्ता या के पास या दूर में रहने वाले किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होता है या वस्तु का बोध होता है तो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यह मेरी कह रहा है तो निश्चित है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आज अपनापन कहाँ है कहते हैं, तो यहाँ हमारे लिए आपके किसी अन्य से बात की जा रही है। अपनों से क्या छिपाना कहते हैं, तो भी हम वहाँ पर किसी अन्य की बात कर रहे हैं। आप भला तो जग भला कह रहे हैं, मतलब अगर आप अच्छे हो तो सब अच्छा है कह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और इसमें क्या आता है? इसमें आता है आप है, स्वयं है, खुद है, स्वतः है, ठीक है ना, अपना है ना, अपना कहते हैं। इसी प्रकार आपा कहते हैं, ठीक ना। तो आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपना, आपा और आपस कहते हैं या आपसी कहते हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि है या तत्पुरुष है। अब तत्पुरुष समास क्यों होगा? इसके कारण ये है कि गुरु भाई, तो गुरु के भाई कह रहे हैं, गुरु भाई कह रहे हैं, मतलब यहाँ पर पहला शब्द है जो दूसरे शब्द के अर्थ को क्या कर रहा है? गुरु के भाई कह रहे हैं, तो संबंध बता रहा है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास जो है वो
होंगे। ठीक है, अव्ययी भाव क्यों नहीं होगा? अव्ययी भाव क्या होते हैं? जिस समास का पहला शब्द एक अव्यय या अविकारी हो और दूसरा पद जो है, समस्त पद जो है एक अविकारी शब्द बन जाए तो वहाँ अव्ययी भाव होंगे। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो और वहाँ पर हमारे लिए द्वंद्व समास होंगे। बहुब्रीहि में दोनों पद मिलकर किसी अन्य की पहचान बताएंगे, तब हमारे लिए वहाँ पर आपका बहुब्रीहि होगा। लेकिन गुरु भाई कह रहे हैं, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, तो गुरुकुल आश्रम में जब वो पढ़ते थे तो वहाँ के वो भाई थे, तो गुरुकुल आश्रम के भाई थे, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष जो है वो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए कहता है जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। क्या यह मिश्र वाक्य है? लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, क्या यह सरल वाक्य है? नेता ने भाषण दिया और चला गया, क्या यह संयुक्त वाक्य है? बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, क्या यह सरल वाक्य है? तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है और उसके बगल में दिया है उसका आंसर, तो इसमें यह बताना है कि कौन सा आंसर है जो गलत है। तो जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा कहते हैं, यह मिश्र वाक्य सही है। क्या होता है मिश्र वाक्य? जब किसी एक प्रधान वाक्य पर आश्रित एक उपवाक्य जोड़ा हो जो किसी क्रिया विशेषण वाले एक शब्द के साथ में मुख्य वाक्य को उपवाक्य से जोड़ेगा, तो जो के साथ में वह है इसलिए मिश्र वाक्य होगा। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, तो जहां एक उद्देश्य और एक विधेय है वो सरल वाक्य होगा। नेता ने भाषण दिया और चला गया, तो जहां पर एक मुख्य वाक्य आपके होते हैं एक सरल या साधारण वाक्य या मिश्र वाक्य एक संयोजक शब्द से जुड़ा हो तब वहां संयुक्त वाक्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई सरल वाक्य कह रहे हैं, यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो और है वह संयुक्त वाक्य होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। ठीक है, नीचे लोकोक्तियां और उसके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। 3-13 होना का संगठित होना, आगे नाथना पीछे पगहा का बंधनहीन होना, एक टकसाल के ढले हैं का सब एक जैसे हैं, आंख के अंधे गांठ के पूरे मूर्ख लेकिन धनवान कहते हैं। इनमें से कौन सी लोकोक्ति है जिसका उत्तर सही नहीं है? तो आगे नाथना पीछे पगहा कहते हैं, मतलब कि उसको किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सही है। एक टकसाल के ढले हैं मतलब सब एक गुण स्वभाव के हैं, ये भी सही है। आंख के अंधा तो है परंतु गांठ का पूरा है, ये भी मूर्ख लेकिन धनवान है, तो 3-13 होना का संगठित होना हमारे लिए गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? सूजल सदा रोता रहता है, ठीक है ना, सूजल सदा रोता रहता है, नीरज छत पर है, महेश सोता है और सरिता ने सब्जी खरीदी। सबसे पहली बात कि सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सकर्मक क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? जिस वाक्य में कर्म पाया जाए। तो सूरज सूजल सदा रोता रहता है, क्यों रोता है नहीं पता। नीरज छत पर बैठा है, कहाँ बैठा है? छत पर बैठा है, तो यहाँ पर हमारे लिए आपके कर्म नहीं प्राप्त हो रहे हैं। महेश सोता है तो अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। तो सरिता ने सब्जी खरीदी, क्या खरीदी? सब्जी खरीदी। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस वाक्य में कर्म पाया जाए या कर्म के होने की संभावना हो वहां सकर्मक क्रिया होती है। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया के बीच में क्या आए? कर्म आए, वहां सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। प्रश्न पूछा जाए तो कर्म से संबंधित जवाब मिले तो सकर्मक क्रिया होती है। कार्य का संचालन कर्ता तो करे पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तब वहां सकर्मक क्रिया होती है। सूजल सदा रोता रहता है, रोता है लेकिन पूछते हैं क्यों रो रहा है, कब से रो रहा है, तो कोई जवाब प्राप्त नहीं होता। नीरज छत पर है, स्थान तो बता रहा है पर छत पर कहाँ है, क्यों है, कैसा है, इस पर कोई जवाब प्राप्त नहीं होता। महेश सोता
सोता है तो क्यों सोता है अगर पूछे तो कोई जवाब प्राप्त नहीं होता। लेकिन सरिता ने सब्जी खरीदी, क्या खरीदी? सब्जी खरीदी कहते हैं। तो जहां वाक्य में कर्म पाया जाएगा वहां सकर्मक क्रिया होती है। कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म हो तो सकर्मक क्रिया होती है। अगर प्रश्न पूछने पर कर्म से संबंधित जवाब मिले तो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। दूसरी बड़ी बात अगर हम कहें तो कार्य का आधार अगर हम कहें तो कर्म होगा और वाक्य में कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़े तो सकर्मक क्रिया क्या है? जिस वाक्य में कर्म पाया जाए, कर्म के होने की संभावना हो, कार्यकर्ता के द्वारा तो संपादित किया जाए पर कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। कैसा वाक्य होगा? कर्ता क्रिया के बीच में कर्म पाया जाएगा। कौन, क्या, किसे, किसने, किसको जैसे शब्द को लगाकर प्रश्न पूछा जाए तो कर्म से संबंधित जवाब मिलेंगे, तब वहां हमारे लिए सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। इसके अलावा सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक, द्विकर्मक सकर्मक होता है। क्लियर हो गया? ये कर्म दो प्रकार के होते हैं, सजीव कर्म और निर्जीव कर्म होते हैं। सजीव कर्म को हम गौण कर्म कहते हैं और निर्जीव कर्म को प्रधान कर्म भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? छद्म का विलोम बताइए, सत्य है कि व्यक्त है कि निरंतर है कि नैराश्य है। ठीक ना। छद्म का अगर हम कहते हैं तो छद्म का विलोम क्या होगा? छद्म का मतलब होता है झूठा, छुपा हुआ। तो छद्म जो छुपा हुआ है तो हम व्यक्त कहते हैं, है ना। छद्म का क्या होगा? आपका मिथ्या का सत्य होगा, मिथ्या का विलोम सत्य होगा, है ना। उसी प्रकार अगर हम वैकल्पिक कहते हैं तो हमारे लिए निरंतर हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार आपके इसमें आंसर क्या होगा? छद्म का व्यक्त, व्यक्त मतलब कि जो स्पष्ट है और छद्म का मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, असाध और असाधु शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। असाध का मतलब होता है अशुद्धि और असाधु का मतलब अनुचित या कठिन और दुष्ट, नश्वर या असत्य, बुरा या आग। तो इसका आंसर होगा कठिन और दुष्ट, है ना। अगर हम कठिन क्यों कहेंगे, कठिन और दुष्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि असाध है, किसी चीज को प्राप्त कर पाना असाध्य है कहते हैं, मतलब कि कठिन काम है। और जो हमारे लिए असाधु मतलब जिसमें सात्विक गुण नहीं है वो दुष्ट व्यक्ति होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कठिन और दुष्ट। अगला क्वेश्चन, जो सर्वनाम शब्द वक्ता श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, संबंधबोधक सर्वनाम कहते हैं, निश्चित सर्वनाम कहते हैं या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो जो सर्वनामिक शब्द वक्ता श्रोता विषय के लिए प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ होता है वक्ता, है ना, यहाँ होता है श्रोता और एक होता है हमारे लिए विषय। ठीक है। वक्ता को आप कहते हैं फर्स्ट पर्सन, श्रोता को आप कहते हैं सेकंड पर्सन और विषय को आप कहते हैं थर्ड पर्सन। इसमें हम एक वचन में मैं का प्रयोग करते हैं, यहाँ तू और तुम का प्रयोग करते हैं, यहाँ हम प्रयोग करते हैं यह वह का, साथ ही इस और उसका। किस पे प्रयोग करते हैं? एक वचन में। जब यही बहुवचन में बदल जाता है, मैं से बन जाता है हम इसमें लगा देते हैं सब या हम लगा देते हैं लोग। इसी प्रकार सेकंड पर्सन में भी आप कहते हैं, अब इसके साथ में सब लग जाता है या लोग लग जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो आप सब, आप लोग, तुम सब, तुम लोग हो जाता है। अब यह से बन जाते हैं ये, वह से बन जाते हैं वे, इस से हो जाता है इन और उस से बन जाता है हमारे लिए उन। और जिस सर्वनाम में वक्ता श्रोता विषय, तो इसको हम कहते हैं प्रथम पुरुष। इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष, या हम कहते हैं इसको उत्तम पुरुष। ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है? इसे मध्यम पुरुष कहते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अन्य पुरुष कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी, पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जिन शब्द के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो सही है, ऑप्शन सी कह रहा है एक और तीन सही है और ऑप्शन डी कहता है दो और तीन सही है। तो हाँ, दो और तीन सही है। पहली बात कि संस्कृत का तद्भव होता कहाँ है? संस्कृत के शब्द जो होते हैं,
संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसे तो हम तत्सम कहते हैं, संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहते हैं, और इसका जो हिंदी रूपांतरण होता है वही हमारे लिए क्या बनता है, तद्भव बनता है। हालांकि पर्याय का मतलब क्या होता है, विकल्प होता है, पर्याय का मतलब विकल्प होता है। इसे हम प्रतिचर शब्द भी कहते हैं, इसे प्रतिशब्द या प्रतिचर शब्द भी कहा जाता है ना। तो विकल्प का होंगे जहां एक ही समान प्रकार के अर्थ को बताने वाले वैकल्पिक शब्दों का भंडारण होगा। क्लियर हो गया। तो एक ऐसा शब्द जिसके नाम बहुत सारे हैं परंतु अर्थ केवल एक है, उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इसे हम सिनोनिम्स के भी नाम से पुकारते हैं। वन वर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ नेम बट वर्ड मीनिंग इज ओनली वन, दैट कॉल्ड सिनोनिम्स। मतलब कि एक ही समान अर्थ के बताने वाले शब्दों के वैकल्पिक शब्दों का जहां भंडारण होता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को वैकल्पिक शब्द भी कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं, या हम उसे प्रतिचर शब्द कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है वो आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंत्री शब्द का लिंग क्या है, उभयलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग। अब देखने वाली बात है कि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो मिनिस्टर हमारे लिए डॉक्टर, टीचर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, स्टूडेंट, पीपल्स कहते हैं, तो कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। उस आधार पर अगर हम मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो हमारे लिए आपका कॉमन जेंडर उभयलिंग होगा। पर हिंदी भाषा में केवल 2 प्रकार का लिंग पाया जाता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है ना, हिंदी भाषा में केवल 2 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जो भी पद है जिस पर महिला और पुरुष दोनों हैं, अब देखिए हमारे पास तो हिंदी के में संस्कृत के स्त्री प्रत्यय हैं, फेमिनिन सफिक्स है, तो गायिका, नायिका, अभिनेत्री, है ना, हमारे पास हो जाती हैं। मंत्री से मंत्रिणी हो जाती हैं, शिक्षक से शिक्षिका हो जाती हैं, छात्र से छात्रा, प्रिय से प्रिया, प्रियतम से प्रियतमा हो जाते हैं। पर अगर हम चिकित्सक से चिकित्सा क्या कहते हैं, संवाददाता से संवाददात्री हो जाती है। पर यदि हम राज्यपाल, राष्ट्रपति, मंत्री, सचिव अगर हम कहते हैं तो ये सारे शब्द हमारे लिए आपके पुल्लिंग की कैटेगरी में आते हैं। तो हिंदी के आधार पर मंत्री शब्द हमारे लिए पुल्लिंग है। अगर इस पर कोई महिला पदस्थ है तो महिला मुख्यमंत्री, महिला राज्यपाल, महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति के नाम से उसको संबोधित किया जाएगा। तो मंत्री शब्द है जो हिंदी के अनुसार पुल्लिंग की कैटेगरी में आता है, क्योंकि हिंदी में उभयलिंग का, नपुंसक लिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है कहते हैं, तो इसका विशेषण शब्द बनता है हमारे लिए इंद्रिय, है ना। इंद्रिय का विशेषण शब्द है इंद्रिय। अब देखेंगे कि विशेषण शब्द कुछ होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, है ना, किसके आधार पर, गुण के आधार पर, किसके आधार पर, संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर हमारे पास स्वतंत्र विशेषण के शब्द पाए जाते हैं। हरा, मोटा, लंबा, छोटा, काला, गोरा, ये सब कहकर हमारे लिए शब्द जो है विशेषण के पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम विशेषण शब्द का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एक उपसर्ग की आवश्यकता होती है, साथ ही हमें किसकी आवश्यकता होती है, प्रत्यय की आवश्यकता होती है। कुल में प्रति लगा दिए तो प्रतिकूल हो गया, गुण में स्व लगा दिए तो सुगुण हो गया, बल में निर लगा दिए तो निर्बल हो गया। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो क्रिया के अंत में प्रत्यय लगाकर और हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगाकर भी हम एक विशेषण शब्द का निर्माण जो है वो करते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम के शब्द में या क्रिया के शब्द में प्रत्यय लगा दें तब हमारे लिए विशेषण शब्द का निर्माण होता है। तो इंद्रिय है तो इंद्रिय होगा, अंक से अंकित होगा, पढ़ना से पढ़ाकू, झगड़ा से झगड़ालू, दया से दयालु, है ना। इसी प्रकार लिखना आपके विशेषण के शब्द में अगर भूलता है तो भूलक्कड़, मामा से संबंध है तो ममेरा, गांजा पीता है तो गंजेड़ी, नशे में रहता है तो नशेड़ी, आगे रहता है तो अगाड़ी, खेलता है तो खिलाड़ी, ऐसा कहकर हम एक विशेषण शब्द का निर्माण करते हैं। तो इंद्रियां संज्ञा शब्द है, उससे इंद्रिय बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लहर किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक है या भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है। लहर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब आप कहेंगे कैसे,
एक ही प्रकार के अनेक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की जाति विशेष का बोध हो तब वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। तो लहर तो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी नहीं है, पर प्राकृतिक तत्व तो है। तो जो हमारा जो जातिवाचक संज्ञा है उसमें कौन आते हैं? सगे संबंध, है ना, और जो रिश्तों के नाम हैं, सगे संबंध और रिश्ते के नाम जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, है ना। पद, व्यवसाय, है ना, कार्य, है ना, पद, व्यवसाय, कार्य भी हमारे आपकी जातिवाचक संज्ञा है। वस्तु भी हमारे लिए जातिवाचक संज्ञा है ना। पशु, पक्षी भी हमारे लिए जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखा जाए तो प्राकृतिक स्थल हमारे लिए आते हैं, है ना, या प्राकृतिक स्थल या हमारे लिए कोई भी स्थान आपके इसमें आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। और हमारे लिए जो प्राकृतिक तत्व होते हैं, प्राकृतिक आपदा जो होती है वह भी जातिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आते हैं। मामा, काका, बूढ़ा, बालक, लड़का, लड़की कहते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार डॉक्टर, चोर, चिकित्सक कहता है, मंत्री कहता है, वैद्य कहता है, शिक्षक कहता है, नेता कहता है, मंत्री कहता है, पंडित कहता है। वस्तु है झोला, कुर्सी, गाड़ी, बस, ट्रेन, ट्रक, कॉपी, किताब कहता है। पशु पक्षी में कुत्ता, घोड़ा, गाय, बिल्ली, मगरमच्छ, कछुआ, गेंडा कहता है। अब इसी प्रकार प्राकृतिक स्थल में नगर, शहर, द्वीप, रेगिस्तान, विद्यालय कहता है, पाठशाला कहता है, शिवालय कहता है, सभागार कहता है, भोजनालय कहता है ना, मरुस्थल कहता है, समुद्र कहता है, नदी, पर्वत, पहाड़ कहता है। अब इसके अलावा प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, आंधी, तूफान, चक्रवात, लहर, तो ये सब हमारे लिए जातिवाचक। अब आपका दिमाग का कंफ्यूजन कहते हैं कि सब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी बताए थे। ध्यान रखिए, सुनामी की लहर में हजारों लोगों की जान गई थी, कहते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरे बिल्ली का नाम मिष्टी है कहता है तो हमारे लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरे मामा मिस्टर मोहन शर्मा है कहते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया। चिकित्सक चिकित्सा करता है कहते तो कोई एक डॉक्टर है क्या? नहीं। गायनेकोलॉजिस्ट कोई एक है क्या? नहीं। स्किन स्पेशलिस्ट एक है क्या? नहीं। लेकिन कहता है डॉक्टर गोयंका कहता है, डॉक्टर गुलाटी कहता है, तब पर्टिकुलर एक व्यक्ति हो गया ना बेटा। वैसे थार का मरुस्थल कहते हैं, भारत, अमेरिका, जापान कहता है ना, हिमालय पर्वत कहता है, गंगा नदी कहता है, तो नाम दिया है हमने तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन नदी बहती है कहते हैं तो हमको क्या पता कौन सी नदी बह रही, बहुत सारी नदी है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा, ज्वालामुखी, भूकंप कहते हैं कि वर्षा काल में नदियों में चक्रवात उठते हैं कहते हैं, है ना, बवंडर उठता है, आंधी तूफान का मौसम है कहते हैं, तब जब तक वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कब तक? जब तक उसे नाम दिया ना गया हो। ठीक है। और इसी में प्राणी भी आते हैं। अब इसमें प्राणी आते हैं जैसे मनुष्य है, नर नारी, युवक युवती, लड़का लड़की, बालक, अगर हम कहते हैं बालिका कहते हैं तो सब हमारे लिए जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा क्या है? गुण, धर्म, दशा, व्यापार, मन स्थिति, मनोभावों का बोध होता है तो भाववाचक संज्ञा। एक ही प्रकार का व्यक्ति वस्तु है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उन्हीं का अगर समूह है, बारात, गिरोह, टुकड़ी, सेना, जमघट, प्रदर्शन, रैली, हुजूम, या कहता है दल कहता है, गुट कहता है, गिरोह कहता है, ऑर्केस्ट्रा कहता है, टी कप सेट कहता है, कप सेट कहता है, ताश कहता है। इसी प्रकार अगर कहता है हमारे लिए बंडल कहता है, गट्ठर कहता है। इसी प्रकार हमारे लिए क्या कहता है? आगार कहता है, ढेर कहता है, कुंज कहता है, गुच्छा कहता है ना। उसी प्रकार और क्या कहता है? झुंड कहता है, वृंद कहता है, समूह कहता है। तो सब हमारे लिए कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब एक और क्या बचता है? मटेरियल नाउन, कि ऐसे तत्व जो कच्चे पदार्थ के रूप में हो, जो तरल या ठोस अवस्था में हो, जिससे दूसरे तत्व का निर्माण किया जा सके। तो आपके प्राकृतिक जो आपकी खाद्य सामग्री है, अनाज है, तरल पदार्थ है ना। उसी प्रकार हमारे लिए ईंधन है, मूल धातु तत्व होते हैं, है ना। ये सभी हमारे लिए आपके धातु है, ईंधन है, खाद्य सामग्री है, रत्न है, ये सब मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर, हथियाना में कौन सी संज्ञा है? प्रेरणार्थक, नाम धातु, संयुक्त या अनुकरणात्मक? तो नाम धातु। तो हाथ से बना है हमारे लिए हथियाना, हाथ से बना है हथियाना। तो किसी भी संज्ञा शब्द, किसी भी सर्वनाम का शब्द,
ठीक है। और किसी भी विशेषण शब्द के धातु में यदि हम जोड़ देते हैं प्रत्यय, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के धातु में प्रत्यय जोड़ने से बनी हुई आपकी क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। हथियाना, लतियाना, बतियाना, इसी प्रकार अपनाना, सठियाना, लंगड़ाना, हकलाना, तुतलाना, भीतराना अगर कहते हैं, है ना, तो सब हमारे लिए आपकी नाम धातु क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्या होती है? जहां कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने हेतु प्रेरित करे, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। राधा मोहन से पत्र लिखवाती है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? दो क्रियाओं के योग से या किसी क्रिया के साथ में अन्य क्रिया के योग से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। मैं सहसा उठ बैठा, मोहन घर चला गया, वर्षा बंद हो गई कहते हैं। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? किसी आवाज या ध्वनि की नकल पर बनने वाली क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। बादल गड़गड़ा रहे हैं, पंछी चहचहा रहे हैं, भौरा गुनगुना रहा है, मंत्री जी ने मेरी पीठ थपथपाई, है ना। और एक और है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? जहां पर कर्ता किसी कार्य को सामान्य तौर पर संपादित करे, चाहे अकर्मक वाला हो चाहे सकर्मक वाला हो, तो उसे सामान्य क्रिया कही जाती है। एक और क्रिया है पूर्वकालिक, जहां कर्ता किसी कार्य को पूरा कर ले, उसी समय दूसरे कार्य करने को जुड़ जाता है, तो कर्ता के द्वारा जो कार्य पहले पूरा कर लिया गया वही कर्ता की पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और ये किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर, प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया कहलाती है। एक लास्ट वन क्वेश्चन ले लेते हैं। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित बूंद बूंद शब्द क्या है? विशेषण है कि क्रिया है कि क्रिया विशेषण है कि सर्वनाम? ये है हमारे लिए क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक होता है समय सूचक, है ना, एक होता है हमारे लिए आपका स्थानवाचक, और एक होता है रीतिवाचक, और एक होता है हमारे लिए परिमाणवाचक। क्लियर हो गया? किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो क्रिया की विशेषता, टपकना क्रिया है, पर कैसे टपक रहा है? बूंद बूंद टपक रहा है, मतलब कि क्रिया विशेषण का शब्द है। विशेषण क्यों नहीं है? क्योंकि विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। कार्य हो रहा है, यहाँ पर कार्य हो रहा है, पर कार्य की विशेषता बताई जा रही है, जिसे क्रिया विशेषण का शब्द कहेंगे। ठीक है। और इस आधार पर आज मैंने आपको जो 30 क्वेश्चंस है उसके माध्यम से मैंने आपको MCQ कराया। हमारी उड़ान संस्थान आप सभी बच्चों के लिए मैराथन लेकर आ रही है। जो मैराथन क्लासेस होंगी, वो मैराथन क्लासेस आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ईच एंड एवरी फैकल्टीज जो आपको सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, वो अपनी बहुत सारे प्रश्नों के साथ में लगातार आपसे मैराथन के माध्यम से जुड़े रहेंगे। इसी श्रृंखला में मैं हिंदी के मैराथन के साथ में आप सभी के सामने आऊंगी। उम्मीद करती हूं कि इतने समय से जो हम MCQ के माध्यम से सिलेबस कवर करते आ रहे हैं, अब वाकई तौर पर, वास्तविक तौर पर आपको खुद को परखने का मौका मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ूंगी मैराथन क्लासेस के लिए, जिसमें हिंदी के मैराथन में मैं आपको लगभग अभी भी मैं आपको 25, 30, 35, 75 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, लेकिन मैराथन क्लासेस में नए क्वेश्चन के साथ में लंबे समय तक जुड़ूंगी। 5 घंटे हो सकते हैं, 4 घंटे हो सकते हैं, 6 घंटे की क्लास हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वहाँ पर जुड़ेंगे। मेरे ही सब्जेक्ट की बात नहीं है, और दूसरे सब्जेक्ट जो हमने आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया है। ठीक है। तो आने वाले समय में जब मैराथन क्लासेस होंगी तो लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। और अभी आप तैयारी करते जाइए बेटा, तैयारी करते जाइए, और मैराथन क्लास में जो भी टीचर आपको क्वेश्चन करे आप वहाँ पर प्रॉपर आंसर देते जाइए। आप MCQ लगाइए तो सही, पता तो चले कि आपकी तैयारी कितनी और आगे बढ़ चुकी है। तो इसी श्रृंखला में मैं आने वाले समय में आपसे फिर मुलाकात करूँगी। आज आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हमेशा की तरह मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच। लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।